पानी से मुतालिक जो भी इश्यूज रहे हैं ये माजी में उसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं। तो जमात अली शाह साहब, जो सबसे बड़ा इस वक्त जो फैसला भारत ने ऑफ कोर्स लिया कि इसको सस्पेंड करना या हेल्ड इन अबेयंस जो इंडस वाटर ट्रीटी है, माजी में दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें भी हुई, बहुत से तनाज़ात हुए, लेकिन ये ट्रीटी महफूज रही। सबसे पहले आपका मैं व्यू लेना चाहूंगा, क्या भारत के पास या इवन पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि आप यूनिलैटरली इस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर सकें? बहुत शुक्रिया जी शहबाज साहब। ये टीटी में एज सच कोई प्रोविजन नहीं है कि टीटी को कोई स्क्रैप कर सकता है, चेंज कर सकता है यूनिलेटरली, या इसको हेल्ड इन अबेयंस कर सकता है। उसमें तो सिंपली ये है कि अगर दोनों मुल्क मिलकर इसको प्रोविजंस को रेटिफाई कर सकते हैं और फिर वो टीटी का हिस्सा बन जाएगी। अगर कोई शिक निकालना चाहते हैं तो वो उसको रेटिफाई करके निकाल लें और टीटी से वो निकल जाएगी। इसका मतलब है कि ये प्रोविजंस हैं वो इसमें प्लस माइनस मिलकर हो सकती हैं, लेकिन ट्रीटी जो है ये एक परमानेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि रिवर तो सारी उम्र के लिए फ्लो करने हैं और सारी उम्र के लिए जो है पाकिस्तान ने इंडिया को दे दिए हैं और हमारा राइट उन्होंने तस्लीम किया टीटी में। तो जाहिर है कि जब तक ये पानी जो है दरियाओं में बहता रहेगा और जो है दोनों मुल्क सलामत रहेंगे तो ट्रीटी जो है वो चलती जाएगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इनका जो है जो उनकी तरफ से एक सस्पेंशन का, शाह साहब जो सस्पेंशन का एक लेटर पाकिस्तान को लिखा गया है हेल्ड इन अबेयंस करने का, उसमें जो उन्होंने 3 वजूहात दी हैं रेफरिंग टू आर्टिकल 12(3) जो बेसिन ट्रीटी है उसका, उसमें वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक जो है पॉपुलेशन की वो चेंज हो गई है, फिर वो कह रहे हैं कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, और तीसरा फैक्टर उन्होंने मेंशन किया अंडरलाइंग अजम्पशन का। आपके ख्याल में ये जो तीनों रीजंस थी जिसकी बेस पे वो पिछले कुछ अरसा से इसको मॉडिफाई और नेगोशिएट करना चाह रहे थे दोबारा, ये वैलिड रीजंस थे या एक्सक्यूजेस थे उनकी तरफ से? देखिए, ये तो मैज एक्सक्यूजेस हैं। ट्रीटी जो है वो एंटेल्स करती है जो प्रोविजन और जो इसकी कमीशन की ड्यूटीज हैं या इसमें जो दर्ज है, क्योंकि ट्रीटी की क्लासेज के मतलब, ट्रीटी की प्रोविजन के मतलब, ट्रीटी के अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं या इसमें जो शिकें आती हैं उनके मतलब कोई अगर किसी को एतराज है दोनों में से मुल्क को, तो उसकी डिबेट, डिस्कशन और रेजोल्यूशन हो सकती है। बाकी ये है कि कहीं पे अटैक हो जाए खुदा न खास्ता या कुछ हो जाए तो इट डजंट मीन कि ये ट्रीटी की वजह से और ट्रीटी को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। ये तो मैज एक जो है ना वो ढोंग है, और उसकी बेसिस आप बेहतर जानते हैं कि 2016 में मोदी साहब जो है उन्होंने पहले आते ही जो है ना वो कहा था कि हम दरियाओं का पानी रोक लेंगे, और ये पहली स्टेटमेंट थी इंडियन ऑफिशियल लेवल पर। जो सलीम साहब माशाल्लाह फॉरेन ऑफिस में रहे हैं। जमात अली शाह साहब वो भी कह रहे हैं 2016 उड़ी अटैक के बाद उन्होंने कहा था कि खून और पानी जो है वो इकट्ठे नहीं बह सकते। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, जौहर सलीम साहब भी स्टूडियोज में मौजूद हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें बड़ा एक सटल मैसेज भी कन्वे किया गया है, जो मुझे समझ आया है कि पानी को रोकना ये पाकिस्तान की रेड लाइन है, और उसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी भारत रोकेगा तो उसको ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। जो सेंटेंस मुझे जिसने स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान वो करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा विद फुल फोर्स अक्रॉस द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर। तो ये जरा मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है? डज दैट मीन कि हम कन्वेंशनल के साथ साथ जो नॉन कन्वेंशनल जो ऑप्शन है ये उसकी भी हम बात कर रहे हैं, मतलब इट कुड ट्रिगर अ पोटेंशियल न्यूक्लियर ऑप्शन अगर वाकई इंडिया इंप्लीमेंट करता है अपने फैसले के ऊपर? जी देखिए, एक तो खैर ये कि पानी पे इस चीज़ की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि मुल्कों के दरमियान जंगें हुई हैं जब इस किस्म के, बिकॉज ये देखें ये वो क्रूशल चीज़ें हैं जो कोई भी मुल्क जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो उसकी बेसिक सस्टेनेंस का मामला आ जाता है ना। तो पाकिस्तान ने जो कहा है उसका मतलब यही है कि अगर इंडिया, बिकॉज ट्रीटी, जिस तरह मैंने कहा, ट्रीटी इन अबेयंस रखना एक बात है, लेकिन उसके बाद आप इस तरह के जब एक्ट करते हैं, जब एक्चुअल अगर आप पानी रोक देते हैं, बिकॉज एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी आपने कह दिया मतलब होगी है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि उन्होंने ये ऐलानात सारे किए कि जी इस वजह से सपोजिटली कि जी एक एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ है जिसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, ये उनका इल्ज़ाम है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो जो खत लिखा है जिसमें इन अबेयंस का,
उसमें कोई ऐसी बात, उसमें सारी टेक्निकल रीजंस दी हैं, Technical उससे भी एक हिपोक्रेसी जाहिर होती है कि आप लिखने में कुछ और रीजंस दे रहे हैं, बोलने में कुछ और रीजंस दे रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जो कहा है, जाहिर है पाकिस्तान ने जो कहा है उसकी सिंपल, अगर उसको मैं उसमें उर्दू में कहूँ तो उसका मतलब यही कि फिर जो भी मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम सारे एम्प्लॉय करेंगे टू इंश्योर कि जो हमारा बेसिक राइट है वो जो है उसको आप वायलेट ना कर इस पॉइंट के ऊपर मैं जमात अली शाह साहब, ये मैं कुछ जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको भी देख रहा था, वो कहते हैं कि एक ट्रीटी को सस्पेंड करना एक बात, कुछ लोगों का ख्याल है कि टेक्निकली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। अगर उसको रोकने के लिए बहुत मेगा डैम्स चाहिए, एक ऐसा नहरी निज़ाम चाहिए जिसको बहुत साल लग सकते हैं। क्या आप तो वहां पर आई एम श्योर के साइट्स को विजिट भी करते रहे हैं, डू यू थिंक कि इमीडिएटली अगर भारत इंप्लीमेंट करना चाहे तो इस डिसीजन के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता है, इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर उसका असर पड़ सकता है? इसका जवाब यह है कि इमीडिएटली बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि पानी को हम रोकेंगे, उसके बाद उन्होंने हेल्ड एंड अबेंस कर दी है, तो अब हमारा ये ड्यूटी बन जाती है कि हम वो तमाम लवाजमात एंडेवर कोशिशें करें कि ट्रीटी को किस तरह हम सेव करें और किस तरह इंडिया को टेबल पे लाएं, किस तरह वर्ल्ड को ओपिनियनाइज करें, और फिर अगर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर तो वो लास्ट रिजॉर्ट है, जो कि हमारी जो इसने फैसला किया सिक्योरिटी जो कमेटी है, वो तो लास्ट रिजॉर्ट है। और जाहिर है कि पानी अगर पाकिस्तान के पास नहीं होगा तो 24 करोड़ हैं, ये और सालों में 26, 27, 30 करोड़ हो जाएंगे, तो इनको फूड और फाइबर का मसला जो है वो तो पेश आएगा, और ये फिर एक क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा कि लोगों को ये खाने से और पानी और पीने से महरूम कर रहे हैं। फिर तो उस वक्त हक बनता है महल अच्छा, जमात अली शाह साहब हमारे साथ रहें, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान के ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे कि क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि अभी तो उन्होंने हेल्ड इन अबेंस की है, आज कुछ ये इतलात भी आ रही थी, अमित शाह ने भी कोई एक मीटिंग चेयर की है वहां पर कि इसको वो अगले स्टेप के ऊपर एब्रोगेट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी और खास करके सिर्फ के सिंतास मुआहदे के ऊपर जो आप खतरात मंडला रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो जौहर सलीम साहब, जो भारत से जो खबरें आ रही हैं अभी तो उन्होंने मुअत्तल किया है सिर्फ, लेकिन ये इतलात भी आ रही हैं कि अगले स्टेप में वो इसको एब्रोगेट भी कर सकते हैं। अगर वो एब्रोगेट करते हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक, अदर देन के जो बाकी हम जो भी ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे, क्या हमारे पास ऐसे लीगल रास्ते हैं कि हम भारत को रोक सकें ऐसा काम करने से? जी बिल्कुल। एक तो खैर जिस तरह मैंने कहा कि सिंतास मुआहदे में कोई ऐसी क्लॉजेज नहीं है जो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप यूनिलैटरली इसको अबेंस में रखें, जिस तरह जमात शाह साहब ने भी कहा। और खैर यूनिलैटरली एब्रोगेट करना तो उससे भी एक बहुत आगे का इकदाम होगा। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ भारत करता है, जो कि ऑफ कोर्स इससे भी बहुत संगीन प्रोवोकेशन होगी जो अभी वो कर रहे हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान के पास लीगल रास्ते भी हैं, डिप्लोमेसी के रास्ते भी हैं, यूनाइटेड नेशंस तक में आप, और डिप्लोमेसी जो मैं कह रहा हूँ वो बायलैटरल भी है, मल्टीलैटरल भी। और लीगल ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो गारंटर्स हैं सिंतास मुआहदे के। ये सिंतास मुआहदा ऐसे नहीं है कि दो मुल्कों के दरमियान मुआहदा हो गया, ये तो वर्ल्ड बैंक के ऑस्पिसेस में हुआ था, इसमें और भी गारंटर्स हैं। आप ये यू वुड बी प्रॉब्ली सरप्राइज कि इसमें जो इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स है ना, उसमें कई मैकेनिज्म्स में उन्होंने इस तरह की इवन MIT डाली हुआ है, यूनिवर्सिटी जो है इंपीरियल कॉलेज लंदन डाल, बहुत सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसमें। अब मैं उस पर तफसील से नहीं जाना चाहता, उसकी स्टेजेस हैं डिफरेंट कि आप क्या क्या मैकेनिज्म्स जो हैं। तो इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं उस ट्रीटी के, फिर जो लीगल मैकेनिज्म्स है उस ट्रीटी से बाहर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आर्बिट्रेशन जो है काउंसिल्स हैं दुनिया में, ICSID है, फिर इस तरह फिर यूनाइटेड नेशंस में इस पे जो है ना, बिकॉज ये तो यूनाइटेड नेशन, ये तो इंटरनेशनल लॉ की सरीहीन वायलेशन होगी ना, इस पे तो आप यूनाइटेड नेशंस में GMA जनरल असेंबली, और पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि नॉन परमानेंट मेंबर भी है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो बिकॉज ये तो आप एक तरफ से मतलब आप एक मुल्क को वॉर की तरफ धकेलने वाली बात है ना। तो इसमें कई चैप्टर्स हैं UN के जिसमें आप अंडर दोज चैप्टर 1 है मिसाल के तौर पे, फिर चैप्टर 6 और 7 में आपको कई ऐसी क्लॉजेस मिल जाती हैं। वो तो फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं सारे वो देखेंगे।
और लेकिन एक रेंज ऑफ ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। और फिर उसके बाद जब हमने ये भी कहा कि देखें फिर हमारे पास जो अवेलेबल मीन्स हैं हम सारे ब्रूए कार लाएंगे, तो वो अगर ऐसी चीज़ें करता है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के पास उसके बाद कोई उसके जवाब के लिए रास्ते नहीं है। अच्छा, जमात अली शाह साहब, इसमें गारंटर तो है वर्ल्ड बैंक, लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसके तहत अपना कोई फैसला वो इन्फोर्स कर सके भारत के ऊपर। तो अगर हम वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज देखते हैं, उसके मुताबिक तो ये जो ट्रीटी है इंडस बेसिन ट्रीटी, तो बिल्कुल अपनी जगह पर उसमें ऐसी कोई क्लॉज ही नहीं है। अगर इंटरनेशनल लॉ को भी देख लें तो आज भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इफेक्टिव है, फंक्शनल है और ऑपरेशनल है एज पर द इंटरनेशनल लॉ। तो अगर भारत ये चीज नहीं मानता और अपनी चीज पे इंसिस्ट करता है, और कीपिंग इन माइंड के वर्ल्ड बैंक के पास कोई ऐसी इन्फोर्समेंट की ताकत नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या डिप्लोमेटिक चॉइस बचती है, या इंटरनेशनल लॉ के अंदर पाकिस्तान को क्या प्रोटेक्शन हासिल है? देखिए जी, इसमें शहबाज साहब ये जो एंडेवर हैं, कोशिशें हैं, ये साइड बाय साइड चलती हैं, क्योंकि हमने एब्रोगेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, इसको हेल्ड एंड बेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, हम एब्रोगेशन को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम अंडर द ट्रीटी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का दरवाजा ना करेंगे कि वर्ल्ड बैंक वो बनाए। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, हम आईसीजे को जा सकते हैं, हम हमारे जो अलाइज हैं, लेट्स सपोज हम समझते हैं कि हमारे अलाइज हैं, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, मिडल ईस्ट है, बरतानिया है, हम इनको ये बावर करवाएं कि ये जो इशू अराइज हो चुका है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े हार्मफुल होंगे दोनों मुल्कों के लिए। तो मैं समझता हूँ ये तमाम कोशिशें अपनी जगह पर जारी रहेंगी। हमने कोशिश ये करनी है कि इंडिया जो है वो ट्रीटी से पीछे हट गया है, उसको हम वापस टेबल पर लाएं। अगर ट्रीटी के अंदर जो प्रोविजन है उसको कुछ शिकायतें हैं तो अंडर आर्टिकल 9(1) मैकेनिज्म मौजूद है, वहां पे दे और उसको जो है वो कमीशन रिजॉल्व करे, फिर नहीं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, दोनों गवर्नमेंट आपस में कर सकती हैं। वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, वक्त कम है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आखिरी मैं सवाल जॉर्ज सलीम साहब आपसे करना चाहूंगा। एक क्लीशे ही है कि हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। एक अगर उसकी फ्लिप साइड देखें कि कई अरसे से कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही थी, कम से कम ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो टेंशन हुई है, इशू इंटरनेशनलाइज हुआ है, जब इस वाक़े का जिक्र हुआ है तो नीचे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बीबीसी हो, CNN वो लिखते हैं कि कश्मीर इज अ फ्लैश पॉइंट, ये वो। डू यू थिंक कि इस सारे क्राइसिस के अंदर जब डस्ट सेटल डाउन होगी तो हो सकता है जो भारत बातचीत नहीं करना चाहता, इंटरनेशनल प्लेयर मजबूर करें भारत को कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करके कोई वे आउट निकाले? मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं लग रहा आपको, या डू यू थिंक देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इस तरह की? देखिए, इंडियन जो इंट्रांसिजेंस है कश्मीर इशू पे, जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट पे, वो बहुत ही पुरानी है। देखिए 70 साल से ये चल रहा है, मतलब ये, और ये चीज़ जो उन्होंने खुद कमिट की पहले, ये इंडिया ने यूएनएससी के जो रेजोल्यूशन जो भी इस पे एप्लीकेबल हैं, इंडिया तो उस पर पार्टी है, बल्कि वही लेके गया था ये यूएनएससी में मसला। उसके बाद उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम ये प्लेबिसिट करेंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसे विड्रॉ कर गए और मुकम्मल विड्रॉ कर गए। अब हमने बहुत से सालों से, जिस तरह मैंने कहा कि पिछले 30-40 सालों से हमने नहीं देखा कि वो कोई सीरियस इस पर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। अभी भी अब उनको ये जम है कि जी हम अब इतनी बड़ी इक्तिसादी पावर बन गए हैं, अब हमारे जो वर्ल्ड का जो जियो स्ट्रेटेजिक्स इस वक्त जो चेस बोर्ड है उसमें हमारी पोजीशन ऐसी है जो अनअसेलेबल है, और पाकिस्तान जो है ना, हमारा गैप बहुत बढ़ गया। और फिर मोदी की जिस तरह सारी इंडिया जो है ना एंटी पाकिस्तान आइडियोलॉजी है और एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी है, उसमें इस चीज़ का इम्कान कम है। लेकिन जो चीज़ हुई है, जिससे आपने कहा, वो ये है कि दुनिया को फिर एक बार पता चल गया, और न सिर्फ दुनिया को पता चला बल्कि इंडिया के अंदर भी सबको पता चला कि देखें जो जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट है। चले, बहुत शुक्रिया जॉर्ज सलीम साहब, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। जमात अली शाह को भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और कामरान यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।